डेट है आज 10 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना जीआई सर्टिफाइड मैंगोज इन न्यूज़। अभी वेस्ट बंगाल और बिहार से एक्सपोर्ट किए गए मैंगोज, बहरीन कंट्री है जी वेस्ट एशिया में, इसलिए ये न्यूज़ में आए हैं। बहरीन कहाँ, पहले से ये देखिए आप, ये है वर्ल्ड मैप जी आपका। ये अपना हिंदुस्तान, इधर पाकिस्तान, ईरान, और ये सऊदी अरेबिया के पास देखो जी, आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये है कतार। और कतार के साइड में जी ये है, यहाँ पे छोटा सा कंट्री है, ये है बहरीन। ये बहरीन में एक्सपोर्ट किए गए हैं ये मैंगोज़, इसलिए न्यूज़ में आए हैं। ये मैंगो कौन कौन से हैं जी? एक तो है जी आपका खिरसापति, और दूसरा है लक्ष्मण भोग। ये वेस्ट बंगाल के हैं, इनको वेस्ट बंगाल को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग होता है जी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और जर्दालू मैंगो है बिहार का, इसको भी मिल चुका है, बिहार का मैंगो है जर्दालू। ये मैंगो आम की वैरायटी का नाम है। जीआई टैग मिलता है जी नॉर्मली 10 साल के लिए। एक जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट बनाया हुआ है हमने 1999 का, 1999 का। उसके थ्रू क्या है, गवर्नमेंट किसी भी ऐसी वैरायटी को 10 साल के लिए टैग दे देती है, जीआई टैग। अब उस नाम से कोई और आदमी या कोई और स्टेट उस किसी भी प्रोडक्ट को जी नहीं बेच सकता है उस नाम को यूज करके। तो ये जीआई टैग मिल चुका है इनको। कहाँ कहाँ से हैं, बस ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है यूपीएससी, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है जी CESL एंड लद्दाख साइन एंड MOU टू मेक द यूनियन टेरिटरी कार्बन न्यूट्रल। ये क्या है जी, कंजर्वेशन एनर्जी सर्विस लिमिटेड। ये कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर जी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके अंडर एक कंपनी आती है जिसका नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। इसी की ही सब्सिडायरी है ये CESL, मतलब छोटी कंपनी है। ये EESL के अंदर ही छोटी कंपनी है CESL, कंजर्वेशन ये कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड। इसने अभी MOU साइन किया है लद्दाख के साथ। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके साथ किया है जी। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एग्रीमेंट ही समझ लो आप, समझौता किया है। किस लिए? ताकि लद्दाख में क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सके। मतलब लद्दाख में क्या है जी, कार्बन न्यूट्रल बनाना है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब कि जितना इमिशन हो रहा है उसको कट करना है। जैसे कार्बन निकलता है जी धुआं से, या जैसे जी वहाँ थर्मल पावर यूज होती है, थर्मल पावर प्लांट होते हैं जी, वहाँ पे बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी, वो कोल यूज करके बिजली बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। उससे क्या है जी, कार्बन निकलता है, कार्बन इमिशन होता है और ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। तो वहाँ पे क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज की जाए, जैसे सोलर एनर्जी यूज की जाए या फिर और कोई क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज की जाए, ताकि वहाँ पे कार्बन कम इमिशन हो। ये इसलिए न्यूज़ में है जी। नेक्स्ट है ऑपरेशन पेंजिया 14। ये ऑपरेशन किसने चलाया है जी? ये इंटरपोल का ऑपरेशन है जी। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जी। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये 1923 में बनाई गई थी जी ये ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी कंट्री एक साथ आई और इसको बनाया गया। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, वो फ्रांस के शहर लियोन में है जी। लियोन में, फ्रांस के शहर लियोन में इसका ये ऑपरेशन है। ये किस लिए चलाया गया जी? देखो, जो ऑनलाइन जो मेडिसिन और मेडिकल प्रोडक्ट बेचते हैं, काउंटरफिएट और इलिसिट। काउंटरफिएट का मतलब होता है जी फेक नकली ऑनलाइन जो फार्मेसीज मेडिसिन बिकती हैं जी अवैध तरीके से, उनको रोकना है, उनको शट डाउन करना है, उनको बंद करना है। इसका मेन मकसद है किसका? ऑपरेशन पेंजिया 14 का। अभी ये 14 चलाया गया जी। इससे पहले जो फर्स्ट ऑपरेशन पेंजिया चलाया गया था वो 2008 में चलाया गया था। और जब 2008 में चलाया गया था, लगभग 1,13,020 वेबसाइट जो वेब लिंक हैं इससे शट डाउन किए गए थे, इसकी वजह से रिमूव किए गए थे, क्योंकि इन पे अवैध तरीके से, इलिसिट तरीके से फेक मेडिसिन वगैरह बेची जा रही थी। तो ये जी इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। ये युवा स्कीम इसलिए चलाई गई है जी, जो 30 ईयर से बिलो ऑथर्स हैं। ऑथर्स का मतलब लेखक है जी, जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, 30 साल से कम उम्र के हैं, उन लोगों को प्रमोट करना है। उनकी राइटिंग स्किल्स को, लिखने की दक्षता है जी जो उनकी, उनको इनक्रेज करना है यंगस्टर को, ताकि वो और लिखें इंडियन कल्चर और लिटरेचर के बारे में, और पूरे वर्ल्ड को बताएं जी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं इंडियन कल्चर को, भारतीय संस्कृति को। यही है बस इसमें, बस इतना याद रखना है। युवा स्कीम किस लिए? 30 ईयर से, मतलब 30 साल से कम उम्र के लेखकों को
इसमें प्रमोट करना है। नेक्स्ट है जी अपना सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ये नीति आयोग और एक पिरामल फाउंडेशन है, इसने मिलकर चलाया है, लॉन्च किया है। ये 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होती हैं जी, नीति आयोग ने कुछ डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया था जिनमें फैसिलिटीज़ वगैरह जैसे मतलब ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी बहुत ही कम है, मतलब जो पुअर डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया था और उन्हीं डिस्ट्रिक्ट को बोला था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जी ये अभी अभियान चलाया जा रहा है, कैंपेन अभियान, हिंदी में जी कैंपेन को बोलते हैं, कैंपेन इंग्लिश में, हिंदी में अभियान। ये किस लिए चलाया गया है? इसमें जी जो कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को इन डिस्ट्रिक्ट में, उनमें होम केयर सपोर्ट दी जाएगी लगभग 20 लाख सिटीजन्स को। कहने का मतलब ये है जी जो भी इमरजेंसी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को कोविड-19 की वजह से, इन डिस्ट्रिक्ट में उनकी सहायता की जाएगी। और इसमें नीति आयोग पिरामल फाउंडेशन के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट में जी लोकल लीडर्स हैं या सिविल सोसाइटी हैं या वॉलेंटियर्स, कोई अपने आप सहायता करना चाहता है गवर्नमेंट की, तो साथ मिलकर ये सहायता देंगे जी, उन लोगों को सहायता पहुंचाएंगे जिनको ज़रूरत है। तो यही है जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है रेंगमा नागाज डिमांड ऑटोनोमस काउंसिल। ये रेंगमा नागाज एक एरिया है जी असम में। असम में इन्होंने होम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि हमारे लिए भी जो यहाँ पे लोग रहते हैं कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाइए। एक बॉडी है जी, एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाइए, उसमें एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाइए, जिसका फ़ायदा ये होता है कि गवर्नर को बहुत सारी पावर होती हैं जी ऐसे एरियाज़ में। जैसे जिस स्टेट में बनाई जाएगी उस स्टेट के गवर्नर को पावर होती हैं और वो वहाँ पे पार्लियामेंट के लॉ को लागू करे ना करे ये भी गवर्नर का ही डिस्क्रिप्शन होता है। तो इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी देखेंगे हम। अभी न्यूज़ में इसलिए आया है, इन्होंने डिमांड किया है, होम मिनिस्टर को लेटर लिखा है इन्होंने। ये डिसीजन इसलिए आया है क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो असम की गवर्नमेंट है और सेंटर है जी, वहाँ पे क्या है, असम में एक करबी आंगलोंग एरिया है, वहाँ पे करबी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल बनी हुई है, उसको टेरिटोरियल काउंसिल बनाने जा रहे हैं, अपग्रेड करने जा रहे हैं, इसलिए ये होम मिनिस्टर को लेटर लिखा रेंगमा नागाज ने। पीपल हैं जी रेंगमा नागाज कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाए हमारे लिए भी। ये हैं जी, देख लो आप, रेंगमा नागाज पीपल जिन्होंने डिमांड की है। ये इशू क्या है जी, देखो इशू ये है कि असम गवर्नमेंट के साथ इन्होंने क्या जी पीस अकॉर्ड किया था करबी आंगलोंग ने। करबी आंगलोंग जो एक ये बेस्ड थी जी मिलिटेंट आउटफिट्स पे। मतलब यहाँ क्या था जी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है NSCNIM नाम से, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नेशन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, एन से जी नागालैंड, और IM से मतलब है जी इसाक मुहिया। ये दो आदमी इन्होंने मिलके इनको बनाया था जी, इसलिए उनके नाम से ले लिया गया इसाक मुहिया। एक इसाक च्यू स्यू करके कुछ नाम था जी, और एक था आपका थ्विंगलांग मुइवा। तो इन दोनों के नाम से, आदमियों के नाम से लिया गया IM। तो NSCNIM बनाएगी ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप है जी, ग्रुप। ये लोग चाहते हैं यहाँ पे, इन्होंने इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कि जो असम और ये जी अपना हिंदुस्तान, यहाँ पे ये हिंदुस्तान जी अपना, और ये नॉर्थ ईस्ट का जो है जी, यहाँ पे असम और ये नागालैंड, मान लो जी यहाँ पे ये है असम और ये है नागालैंड। इस एरिया में, असम नागालैंड के बॉर्डर एरिया में, ये लोग चाह रहे थे, जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी NSCNIM, NSCNIN, ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई थी ग्रुप, इसकी डिमांड ये थी कि ये कुछ एरियाज को मिला के और जो नागा पीपल रहते हैं उनके लिए अलग स्टेट बनाया जाए, अलग ऑटोनोमस स्टेट हो जी, ये चाह रहे थे ये। लेकिन इनकी जो डिमांड है जी, ये अभी मानी नहीं गई इनकी कि अलग स्टेट बनाने के लिए, और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड है वो दबा दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, अभी पीस अकॉर्ड किया था, मतलब शांति के लिए एक समझौता किया था। ये करबी आंगलों जो डिस्ट्रिक्ट है जी, यहाँ पे इनकी मतलब जो पीपल रहते हैं जी, इनके लीडर के साथ असम गवर्नमेंट ने। इसका मतलब ये है जी, कोई भी एग्रीमेंट, ये NSCN जो IM ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, इसका कहना ये है, अगर आप करबी आंगलोंग के साथ कोई भी पीस अकॉर्ड करोगे, कोई भी समझौता करोगे, असम गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बाकी के जो रेंगमा नागालैंड है उनके साथ जी डिस्क्रिमिनेशन होगा एक तरह से, क्योंकि उनके लिए भी ये चाह रहे हैं, उनके लिए भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बने। अब इशू फोकस में है जी, क्योंकि जो रेंगमा हिल है जी, पहले इसको रेंगमा हिल ही कहा जाता था, लेकिन रेंगमा हिल में से जी डिवाइड कर दिया
कर्बी आंगलोंग रीजन को। अब कर्बी आंगलोंग अलग हो गई और रेंगमा हिल्स अलग। पहले दोनों एक ही पार्ट हुआ करते थे जिसे रेंगमा हिल बोलते हैं। रेंगमा की पहाड़ियाँ, जहाँ पे रेंगमा की पहाड़ी, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें रेंगमा पीपल बोलते हैं जी। रेंगमा नागाज, नागाज कम्युनिटी है जी, एक जाति मान लो आप, शेड्यूल ट्राइब मान लो आप। ये रेंगमा हिल यहाँ पे जी, अगर क्या है जी, यहाँ पे रेंगमा हिल्स पे बहुत सारे आउटसाइडर आ गए थे, मतलब जो यहाँ पे मूल निवासी हैं, जो यहाँ के नेटिव पीपल हैं, उनको इसलिए खतरा हो गया था कि यहाँ पे और स्टेट से, मान लो जी इन कंट्री से और आसपास के लोग आके बस रहे थे, इसलिए इनको डर था। फिर नए रेंगमा हिल्स जी पार्टीशन कर दी गई थी 1963 में, जब नागालैंड स्टेट को बनाया गया था, अलग स्टेट, असम और नागालैंड को अलग करके असम से नागालैंड बनाया गया 1963 में। तो रेंगमा हिल को भी पार्टिसिपेट कर दिया था। रेंगमा हिल को दो भागों में बांट दिया था, रेंगमा हिल अलग और कर्बी आंगलोंग अलग। अभी कर्बी आंगलोंग के लिए ऑटोनोमस ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जी, जिसकी जो क्या है अभी अपग्रेड कर रहे हैं उसे टेरिटोरियल काउंसिल में। तो ये रेंगमा हिल्स के जो नागा पीपल हैं ये भी चाह रहे हैं हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाए। अब हमारे लिए ज़रूरी है जी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती क्या है। देखो जी, हमारे संविधान में आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। उनमें से जो 6th शेड्यूल है, उस शेड्यूल में दिया गया है 4 स्टेट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन। कौन कौन से हैं जी वो? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनमें क्या है जी, ट्राइबल एरियाज हैं जी। ट्राइबल एरियाज कौन से होंगे ये लिखा गया है। और ये ट्राइबल एरिया है जी जो ये शेड्यूल एरिया से डिफरेंट है। शेड्यूल एरिया आते हैं जी कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 5th में। और ये हैं शेड्यूल 6 में, और शेड्यूल 5 में आते हैं शेड्यूल एरिया, और शेड्यूल 6 में आते हैं जी ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया और इनके ट्राइबल एरिया जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो ट्राइबल एरिया जी, क्षेत्र वहाँ पे है जी एरिया, उनके लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविज़न दिया गया जी इस शेड्यूल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये एरिया क्या है जी, ये एरिया जैसे ही मान लो इनमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है या फिर रीजनल काउंसिल बनाई जाती है, तो वहाँ पे जो डिसीजन होते हैं जी, सारे एरियाज के जो भी डिसीजन है वो अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के हाथ में आ जाती है। मतलब सारी पावर, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का मतलब है जी वहाँ के स्टेट के गवर्नर के पास, गवर्नर के पास आ जाती है सारी पावर। तो ये पावर क्या है जी, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर भी और जुडिशियल पावर भी, अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी गई तो। ईच डिस्ट्रिक्ट इज एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड गवर्नर कैन मॉडिफाई। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को जी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिया तो वहाँ पे गवर्नर जी उसकी बाउंड्रीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो घटा बढ़ा सकते हैं जी, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और कोई भी ट्राइबल एरियाज नोटिफाई कर सकते हैं वहाँ पे गवर्नर। और क्या क्या नोटिफाई कर सकते हैं जी यहाँ पे? देखो गवर्नर को क्या है जी, इस शेड्यूल के अंदर बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब ये जी अपनी इच्छा से वो कर सकते हैं बिना स्टेट गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के। जैसे क्या जी, आपको पता ही होगा गवर्नर किसकी एडवाइस पे काम करते हैं स्टेट में जो गवर्नर होते हैं? ऑन द एडवाइस एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। तो सीएम की एडवाइस पे काम करते हैं जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। लेकिन इस शेड्यूल में उसको, गवर्नर को जी बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर हैं। वो सिर्फ पब्लिक नोटिफिकेशन निकालेंगे और किसी भी एरिया को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब मिला सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं जी किसी एरिया को। मान लो जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है जी, इस एरिया में ये एरिया भी मिला लिया जी, इतना बना लिया, या इस डिस्ट्रिक्ट में से अलग कर दिया जी इतना एरिया, समझ गए हो? अब ये अलग बन गया जी, ये अलग एरिया बन गया और ये अलग एरिया बन गया। तो ऐसे एक्सक्लूड इंक्लूड कर सकते हैं जी। कोई नई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जी। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का एरिया इंक्रीज कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं जी, मतलब डिक्रीज कर सकते हैं। किस नाम भी अल्टर कर सकते हैं जी, नाम चेंज कर सकते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट का। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर, जब भी कोई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी जाती है, वो डिफाइन कर सकते हैं बाउंड्रीज किसी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पे गवर्नर। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल की कंपोजिशन क्या है, मतलब कितने मेंबर होते हैं जी, इनमें सदस्य कितने होते हैं? देखो जी, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, कोई भी अगर मान लो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दी। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का मतलब यही है जी, सिंपल टर्म में और बताऊं तो कि ऑटोनोमस का मतलब है जी खुद, डिस्ट्रिक्ट को खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी कल्चर के हिसाब से बनाने का अधिकार हो, समझ गए? और जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी जी, उसमें क्या होगा, 30 मेंबर होंगे। 30 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे? 30 मेंबर होंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। और उन 30 मेंबर से भी मैक्सिमम 4 पर्सन शैल बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर।
उनमें से भी 4 मेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मेंबर गवर्नर अपॉइंट करेंगे, मतलब नॉमिनेट करेंगे जी, नामांकित। 4 से ज़्यादा नहीं करेंगे, 4 से कम कर सकते हैं। मान लो जैसे 30 मेंबर होंगे जी टोटल में से आप 3 मेंबर कर सकता है गवर्नर नॉमिनेटेड, बाकी के 27 इलेक्टेड होंगे। या मैक्सिमम कर सकता है गवर्नर 4 नॉमिनेट कर सकता है, और बाकी के 26 होंगे इलेक्टेड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो बाकी के मेंबर इलेक्ट होंगे वो इलेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब ये जी 18 साल से ऊपर, 18 ईयर से ऊपर जो भी लोग हैं उन सबको, चाहे पुरुष है या है महिला है, मेल फीमेल, सबको वोट देने का अधिकार हो, उसी को बोलते हैं एडल्ट सफरेज। नेक्स्ट प्रोविजन ये होगी, अगर कोई सेपरेट रीजनल काउंसिल होगी, तो मतलब हर एक ऑटोनोमस रीजन, अगर मान लो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दी, उसके देयर शैल बी ए सेपरेट रीजन काउंसिल। हर एक ऑटोनोमस रीजन के लिए एक रीजनल काउंसिल भी होगी। मतलब जैसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी, तो क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी होगी और रीजनल काउंसिल भी होगी सेपरेट। रीजनल काउंसिल में अलग मेंबर होंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में अलग मेंबर होंगे। ये अलग अलग काम करेंगे जी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर ही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसी का पार्ट होगा रीजनल काउंसिल। ये जो भी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल होगी, शैल बी ए बॉडी कॉपरेट बाय द नेम रेस्पेक्टिवली ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल। जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी जी, उसका नाम डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ही होगा। और रीजनल काउंसिल जो बनाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बहुत सारे रीजन आते हैं ना, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव आते हैं, विलेज आते हैं या ब्लॉक आते हैं, उस ब्लॉक के नाम पे, उस रीजन के नाम पे उस रीजनल काउंसिल का नाम होगा। तो यही होगा जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट लाइकली टू बिगिन इन जुलाई। आप सबको पता होगा कि पार्लियामेंट में 3 सेशन लगते हैं जी, 3 सेशन। एक बजट सेशन से स्टार्ट होता है, फिर मानसून सेशन जुलाई से, लगभग जुलाई से लगता है सितंबर तक, और ये बजट सेशन फरवरी से अप्रैल तक लगता है। और एक सेशन होता है आपका विंटर सेशन, मतलब सर्दियों वाला सेशन होता है, अक्टूबर से, मतलब नवंबर दिसंबर के लगभग होता है ये। तो आपका जो ये सेशन का मतलब है जी मीटिंग होती है, मीटिंग पार्लियामेंट की सेशन होता है, अधिवेशन बोल सकते हो हिंदी में। तो अभी मानसून सेशन लगने जा रहा है जुलाई में बिगिन हो सकता है, आरंभ हो सकता है। ऐसा लगाया जा रहा है कि जुलाई में ये स्टार्ट हो जाएगा पार्लियामेंट का सेशन, क्योंकि लास्ट जो सेशन हुए पार्लियामेंट का, जो लास्ट सेशन वो 25 मार्च को, यानी कि जो बजट सेशन था 25 मार्च को ही उसे बंद कर दिया था, सिने डाई के साथ एंड कर दिया था। सिने डाई का मतलब होता है कि जब कोई भी मीटिंग या सेशन बिना डेट दिए एंड कर दी जाए, अंत कर दी जाए, कि आगे पता नहीं कब मिलेंगे, कोई डेट ही ना दी जाए। सिने डाई का मतलब ये होता है आगे की डेट कुछ नहीं पता कि कब सेशन लगेगा, उसे बोलते हैं सिने डाई। ये क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म है उसमें सिर्फ इतना लिखा है, जब भी नेक्स्ट सेशन होगा विद इन 6 मंथ होगा। तो 14 सितंबर को 6 मंथ यानी कि 6 महीने हो जाएंगे, तो 14 सितंबर से पहले लगना चाहिए दूसरा सेशन। बैकग्राउंड क्या है जी, बैकग्राउंड ये है 2020 में आप सबको पता है जैसे कोविड-19 आया था और अभी भी चल रहा है कोविड-19 पेंडेमिक, उसकी वजह से जो सारे बजट सेशन हो या विंटर सेशन, मानसून सेशन, सारे बहुत ही कम समय के लिए लगे थे, कट शॉर्ट कर दिए थे, छोटे समय के लिए लगे थे, कम दिन के लिए लगे थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है सेशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में सिर्फ इतना लिखा हुआ आर्टिकल 85 में कि जब भी पार्लियामेंट के सेशन लगेंगे, 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी ए गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये आपको याद रखना, संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि 3 सेशन लगेंगे एक साल में, कि जैसे ये क्या है, गवर्नमेंट ने क्या है कन्वेंशन से रूल्स बना रखे हैं कि 3 सेशन लगेंगे, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, लेकिन संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कि सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और यूपीएससी ने जी आपके 2020 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था इस सेशन के बारे में कि क्या होना चाहिए, क्या है कि सेशन के बारे में, पार्लियामेंट सेशन के बारे में डिटेल क्या है। और आपको पता होना चाहिए यूपीएससी प्रीलिम में हो या मेंस में वही पूछता है आपके पॉलिटी, हिस्ट्री से, इन सब से जो न्यूज़ में होते हैं। मेनली न्यूज़ में आपके 90% क्वेश्चन वही आते हैं जो न्यूज़ में टॉपिक होते हैं। जैसे देखो पार्लियामेंट का सेशन नहीं लगा था, पिछले बार भी सेशन नहीं लगे थे, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया पार्लियामेंट के सेशन के रूल्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ये बताओ।
तो आपको जो न्यूज़ में टॉपिक रहते हैं वो याद रखने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि कितने दिन के लिए लगना है और कौन से समय पे लगना है, ये भी नहीं दिया हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई व्हेन और फॉर हाउ मेनी डेज पार्लियामेंट शुड मीट, कि कितने दिन तक पार्लियामेंट का सेशन लगेगा, कितने दिन का होगा, कब स्टार्ट होगा, ये नहीं दिया हुआ है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होगा, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होगा, यानी कि विद इन 6 मंथ दूसरा सेशन लगना चाहिए। ये पावर किसके पास है जी, सेशन को कन्वीन करने की, सेशन को लगाने की, ये पार्लियामेंट, ये के सेशन को बुलाने की पावर है जी गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास कौन सी कमेटी के पास है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर, ये कमेटी है जी, ये डिसीजन लेती है और डिसीजन लिए जाते हैं जी प्रेसिडेंट के नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। यानी कि जो कैबिनेट होते हैं जी, कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, वो फिर सेशन बुलाते हैं, समझ गए। फिर आते हैं आपके मीटिंग करने के लिए पार्लियामेंट के सारे मेंबर पार्लियामेंट में, संसद में। पार्लियामेंट का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है जी, इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है पार्लियामेंट का सेशन लगना, क्यों नहीं है भाई साहब, आप ही बताओ। लॉ कैसे बनाएंगे, कानून तो पार्लियामेंट बनाती है पूरे देश के लिए, तो लॉ मेकिंग का जो प्रोसेसर है सारा डिपेंड किस पे करता है, पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट मिलेगी जब ही होगा। कोई सेकंड रीजन क्या है पार्लियामेंट सेशन बुलाने का, सेकंड है जी स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब है जी जांच, कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जितनी भी फंक्शनिंग होती है, जितना भी काम काज होता है गवर्नमेंट का, वो स्क्रूटनी, छानबीन पार्लियामेंट के मेंबर डिस्कस करते हैं ना, उसको पार्लियामेंट में सेशन लगता है। एक ये इसका काम है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट की जो आगे की फंक्शन होगी वो कैसी होगी, उसको भी पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। तो इस तरह से पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी चाहिए। तो यही था जी इस टॉपिक में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंडोर्सेज सेक्रेटरी जनरल गुतेरस फॉर सेकंड टर्म। अभी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था, आप सबको पता होगा। इसके 6 ऑर्गन हैं, 6 अंग है जी, और बहुत सारी स्पेशलाइज एजेंसी हैं। उन 6 अंग में से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन से ये जनरल असेंबली है आपकी, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट है, सेक्रेटेरिएट, और आपका 3 और है जी, आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल है एक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और आपका इकोसॉक है एक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। ये ऐसे करके जी 6 एजेंसी हैं, 6 एजेंसी हैं आपकी। 6 एजेंसी में से अभी बात हो रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। इसने बोला है कि जो सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट होती है, आप सबको पता होगा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट होती है जी, एक ऑफिस होता है। अभी कौन है सेक्रेटरी जनरल, एंटोनियो गुतेरस नाम के आदमी है जी सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि इन्हें दोबारा से बनाया जाए सेक्रेटरी जनरल। ये कितने साल के लिए होते हैं जी, 5 ईयर के लिए, तो सेकंड टर्म के लिए बनाया जाए 2022 से लेकर 2026 तक। तो ऐसा प्रपोजल रखा है, इसलिए न्यूज़ में आए जी। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल क्या होते हैं जी, क्या काम होता है, सब देखेंगे इसमें। यूएन चार्टर है जी, मतलब यूएन के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके हिसाब से, यूएन चार्टर के हिसाब से ये जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, मतलब यूएनएससी के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, और ये अपनी कैपेसिटी में फंक्शन करते हैं। और जो भी मान लो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है या जनरल असेंबली है या इकोसॉक है या कोई भी यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, कोई भी काम इन्हें इंटरेस्टेड करता है, इंटरेस्टेड का मतलब है जी यहाँ सौंपना, कोई भी काम इन्हें देता है तो उसका फंक्शन परफॉर्म कौन करता है जी, यूएन सेक्रेटरी जनरल। इसका जो चार्टर है जी सेक्रेटरी जनरल को ये भी पावर देता है कि यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सामने कोई भी ऐसा मैटर लेके आना है जो इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए। कहने का मतलब ये है कोई भी इंटरनेशनल मैटर मामला चल रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको डिस्कस करने के लिए यूएन सेक्रेटरी जो जनरल हैं ये लेके आते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने वो मैटर। अपॉइंटमेंट कैसे होती है जी, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो सिक्योरिटी काउंसिल जी कैंडिडेट को रिकमेंड करती है, यानी कि सिफारिश करती है जी। ये ऑर्गन है जो यूएनएससी ये करती है, मतलब रिकमेंड करती है। और इसके बाद क्या होता है जी, ऑल यूएन मेंबर
उन्हें जी देखो सिलेक्शन में सबको इक्वल वोट मिलती है, वैसे तो उनके पास सब वोट है, लेकिन बात क्या है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर है, आप सबको पता होगा जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 2 टाइप के मेंबर हैं जी, एक परमानेंट होते हैं, एक नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट जो मेंबर हैं जी वो 5 मेंबर हैं, वो कौन से होते हैं जी, वो फिक्स हैं, ये परमानेंट मेंबर इसके रहेंगे ही रहेंगे। कौन कौन से हैं, यूएस है जी अमेरिका, आपका यूके है, आपका फ्रांस है, और आपका आपका है जी रसिया, और आपका है चाइना। ये 5 मेंबर हैं जी, 5 मेंबर परमानेंट है, और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जी वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और ये 2 साल के लिए फिर नेक्स्ट मेंबर चुने जाते हैं जी। ये मेंबर होते हैं परमानेंट नॉन परमानेंट। और जो परमानेंट मेंबर हैं जी इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब ये है जी, अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई भी डिसीजन लिया, सारे मेंबर सहमत कर रहे हैं, लेकिन अगर ये 5 मेंबर में से किसी ने एक ने मना कर दिया तो वो कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ऐसी वीटो पावर होती है इन 5 मेंबर के पास। अब देख लो ये पावर है जी, तो ये क्या है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी भी मामले को जी। कोई कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया है उसको हटा सकते हैं जी उसका नॉमिनेशन, अगर कोई भी ये 5 मेंबर चाहे तो कोई भी एक मेंबर। अब इशू और चैलेंजेस क्या हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस के सामने, मतलब चुनौतियां क्या हैं जी, ये सेक्रेटरी जनरल की जो पोस्ट होती है इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। एक तो ये है जी कि यूएन चार्टर है, जो यूनाइटेड नेशन के रूल्स रेगुलेशन है, उनमें कहीं पे भी सेक्रेटरी जनरल के पावर और फंक्शन क्लियरली डिफाइन नहीं किए हुए, मतलब स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया कि इस ऐसी पावर ये पावर होंगी और इन मैटर पे डिसीजन ले सकेंगे यूएन के सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट चैलेंज है, जो सिलेक्शन होता है वो भी ट्रांसपेरेंसी और मेरिट के बेस पे नहीं होता, सभी सबको आपको पता है, क्योंकि इनके पास 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। और वीटो पावर का मतलब ये मना कर दिया किसी कैंडिडेट को नहीं इलेक्ट होगा, वो नहीं अपॉइंट होगा, तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है जी, ना ही मेरिट के बेस पे होता है। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि इट लैक्स ट्रांसपेरेंसी और फॉल्स प्रे टू क्रोनिज्म। कॉरोनिज्म का मतलब यही है, ऊपर वाले पॉइंट का ही डिस्क्रिप्शन है, ये पूरा डिटेल है कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल जो मेंबर होते हैं वीटो पावर यूज करके किसी भी कैंडिडेट के साथ सीक्रेटली नेगोशिएशन कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, और अपना डिसीजन दूसरे कैंडिडेट के पक्ष में दे सकते हैं, तो फेवरेटिज्म देखने को मिल सकता है जी इसमें। नेक्स्ट है, जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो स्ट्रगल करते हैं ऑफनली कि जो फंडेड मेंबर हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा फंड प्रोवाइड करते हैं यूएन के लिए, और जो पावरफुल मेंबर स्टेट्स हैं उनका इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए काम करें, या फिर जो पुअर कंट्री है उनके लिए काम करें। तो एक स्ट्रगल होती है जी, सेक्रेटरी जनरल को संघर्ष है, एक तरह से बैलेंस क्रिएट करने में ये परेशानी होती है सेक्रेटरी जनरल को। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी, इंपॉर्टेंस क्या है इस ऑफिस के। इम्पोर्टेंस, फर्स्ट इम्पोर्टेंस है पीस कीपिंग। जो सेक्रेटरी जनरल ऑफिस होता है वो पीस कीपिंग जो भी मिशन चला रहा होता है उसकी ओवरसी करते हैं। ओवरसी का मतलब है छानबीन, छानबीन करते हैं। पीस कीपिंग मिशन का मतलब ये है कि जो भी यूनाइटेड नेशन ने कहीं पे अपनी फोर्स भेजी हुई है, इसकी फोर्स होती है जी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। देखो खुद की यूनाइटेड नेशन की कोई फोर्स नहीं होती, फोर्स का मतलब सेना, सेना में जो मेंबर होते हैं जी, जैसे जैसे पुलिस फोर्स होती है या आर्मी नेवी, जैसे इंडिया की आर्मी नेवी है, एयरफोर्स है, ऐसी इसकी फोर्स खुद की नहीं होती, लेकिन जो मेंबर कंट्री होते हैं वही अपने सैनिक भेजते हैं इसके पास, सोल्जर, और वही फोर्स होती है किसी भी कंट्री में कहीं भी पूरे इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी पीस एस्टेब्लिश करनी होती है तो ये अपनी फोर्स भेजती है। पीस कीपिंग मिशन बोलते हैं उसी को, कि शांति स्थापना के लिए मिशन कर रहे हैं। और तो इस मिशन की सारी छानबीन ओवरसी कौन करता है, सेक्रेटरी जनरल। तो ये एक अंडर सेक्रेटरी भी अपॉइंट कर सकते हैं सेक्रेटरी जनरल, ताकि इसको देखा जा सके पीस कीपिंग मिशन सही से चल रहा है या नहीं। नेक्स्ट काम होता है जी किसका, सेक्रेटरी जनरल का, मेडिएशन का। मेडिएशन का मतलब होता है एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना, बीच बचाव करना। ये क्या है, गुड ऑफिस समझा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेक्रेटरी जनरल की कि ये इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी के लिए, इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी के लिए, इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है जहाँ फेवर ना हो, निष्पक्ष डिसीजन लेने के लिए ये मेडिएशन कराता है किसी भी कंट्रीज़ के बीच में। अब जो जनरल असेंबली या सेक्रेटरी काउंसिल है ये पीस कीपिंग मिशन तो इनिशिएट करते हैं। कहने का मतलब ये, जब कहीं पे सोल्जर वगैरह भेजने हैं शांति स्थापना करने के लिए तो पीस कीपिंग मिशन स्टार्ट करते हैं कौन,
या तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे ये सेक्रेटरी जनरल देखते हैं जी सारा पीस कीपिंग मिशन। लेकिन जो ऑपरेशन कंट्रोल होता है ना पीस कीपिंग मिशन का, वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के पास होता है, जो एक अलग नेक्स्ट अंग है जी, इसका ऑर्गन है 6 अंगों में से एक ऑर्गन है यूएन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। तो इतना याद रखना है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना ब्रिक्स अपोजिज एक्सेप्शनलिज्म चाइना। अभी क्या है ब्रिक्स आप सबको पता होगा, एक ग्रुप है 5 कंट्रियों का, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई वर्चुअली का मतलब है जी इंटरनेट पे। अभी कोई आ जा तो नहीं रहा कोविड-19 की वजह से, इंटरनेट पे मीटिंग हुई। इसमें 2 स्टेटमेंट इशू की गई। पहली स्टेटमेंट इशू की गई मीटिंग ऑफ ब्रिक्स मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है इंटरनेशनल रिलेशन पे, उस मीटिंग का स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया। और दूसरा स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया है ब्रिक्स जॉइंट स्टेटमेंट ऑन स्ट्रेंथिंग रिफॉर्मिंग द मल्टीलेटरल सिस्टम। कहने का मतलब ये है मल्टीलेटरल सिस्टम को रिफॉर्म और प्रमोट यानी कि स्ट्रेंथ मजबूत करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया है। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब है जब जैसे मान लो 2 कंट्री के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है यानी कि बाईलेटरल, 3 कंट्री के बीच में हो रहा है तो ट्राईलेटरल, 3 से ज़्यादा जी मल्टीलेटरल, और ब्रिक्स आपको पता है 3 से ज़्यादा 5 कंट्रियों का ग्रुप है। तो ये 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है, तो मल्टीलेटरल सिस्टम को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है और मल्टीलेटरल सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए, ये स्टेटमेंट जारी की है इसमें। तो आपको क्या है ये स्टेटमेंट जारी जो की है, सिर्फ इतना यूपीएससी पूछ लेता है। एक बार यूरोपियन यूनियन के साथ कुछ ऐसा एग्रीमेंट हुआ था तो यूपीएससी ने पूछ लिया था, तो इतना पूछ लेगा कि ये जॉइंट स्टेटमेंट ऑन स्ट्रेंथिंग एंड रिफॉर्मिंग द मल्टीलेटरल सिस्टम, ये स्टेटमेंट किसने जारी की है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो आपको याद रखना क्या ब्रिक्स ने जारी की है। दूसरा पूछ लेगा फॉरेन अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन पे मीटिंग पे जो स्टेटमेंट है किसने जारी की है, तो दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। इसमें चाइना ने जी कुछ कहा है ब्रिक्स के लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव रखे हैं, कुछ टारगेट, कुछ चाइना ने बोला है। चाइना ने क्या कहा है, चाइना ने कहा है ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्हें क्या है, जो जितनी भी ब्रिक्स कंट्री हैं ये सारे देश हैं, उन्हें ओपननेस को बढ़ावा देना चाहिए। ओपननेस का मतलब है जी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। इंक्लूसिवनेस को, सारे कंट्रीज को इंक्लूसिवनेस पे ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब ये सारी कंट्री का जो प्रॉफिट है सबका हो, ऐसा नहीं है सिर्फ एक का हो और किसी पर्टिकुलर कंट्री को साथ दें और बाकी की कंट्री को छोड़ दें। विन विन कॉपरेशन होना चाहिए। विन विन का मतलब है सारी कंट्री का फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा नहीं है एक का फ़ायदा एक का नुकसान। और चाइना ने कहा कि ये ब्रिक्स रिजेक्ट करता है ब्लॉक पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन, कि जिस भी कंट्री का विचारधारा नहीं मिलती हैं उनके बीच में विवाद होता है, कन्फ्रंटेशन होता है, या कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स करते हैं। ब्लॉक पॉलिटिक्स का मतलब है कि कोई भी कंट्री किसी और कंट्री के साथ कोई ग्रुप बना लिया, ब्लॉक बना लिया, और इस ब्लॉक पॉलिटिक्स को ब्रिक्स क्या है डिस्करेज करता है, रिजेक्ट करता है, अस्वीकार करता है। नेक्स्ट चाइना ने बोला जो ब्रिक्स कंट्री हैं ये एक इमर्जिंग मार्केट है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो ये चाहती हैं कि इस पे क्या है फ्यू डेवलप्ड कंट्रीज़ मिलके इसके एटीट्यूड पे भारी ना हो जाएं, और ये ब्रिक्स चाहता है कि मल्टीलेटरलिज्म हो और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन हो। तो ब्रिक्स का कोई भी कंट्री को किसी भी डेवलप्ड कंट्री के साथ अलग से साथ नहीं देना चाहिए, ये चाइना का इशारा है। नेक्स्ट चाइना ने बोला ब्रिक्स कंट्री चाहती हैं कि उसका प्रिंसिपल, सबसे पहला सिद्धांत है, सबसे पहला पर्पज़ है कि जो यूएन चार्टर है, यूएन चार्टर का मतलब यूनाइटेड नेशन के जो रूल्स हैं इंटरनेशनली पीस सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए ब्रिक्स को, और जो भी एक्सपेशनलिज्म है या डबल स्टैंडर्ड है उसको अपोज करना चाहिए ब्रिक्स को। कहने का मतलब ये है कि ब्रिक्स को जितनी भी कंट्री हैं कि ऐसा ना हो कि वो ब्रिक्स के साथ भी साथ दे रही हैं, दो तरह का गेम ना खेलें, और डेवलप्ड कंट्री का भी साथ दे रही हैं, क्योंकि ब्रिक्स मेनली क्या है, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जी, विकासशील देश का। तो ये विकसित देश के साथ मिलके अपनी अलग से आइडियोलॉजी क्रिएट ना करें, चाइना का कहना ये है। कहने का मतलब ये है तीनों स्टेटमेंट क्या इशारा करती हैं, तीनों स्टेटमेंट ये इशारा करती हैं कि चाइना चाहता है अपोज करना किसको, क्वाड ग्रुप को। क्वाड ग्रुप को बार बार हर एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी चाइना को मौका मिल रहा है जी, क्वाड ग्रुप को अपोज कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट क्लियरली यही रिवील करती हैं, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, यानी कि कहना, ये प्रेजेंट करती हैं, रिवील करती हैं कि चाइना अपोज करता है
क्वाड जो फॉर्मेशन है, ग्रुपिंग है, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान की, इसको अपोज करता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है चाइना का। तो ये ऐसा कहता है कि इट बिलीव्स द ग्रुप दिस ग्रुप इज टारगेटिंग और हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टीज। जो क्वाड ग्रुप है वो और कंट्रियों का जो यहाँ पे इंटरेस्ट है और कंट्रियों को काउंटर करने के लिए बनाया गया, तो इस ग्रुप को ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है जी ब्रिक्स जानना। ब्रिक्स क्या है? वैसे तो हम जान चुके हैं, इसमें 5 कंट्री ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आती हैं। सबसे पहले ये टर्म ब्रिक आई थी। ब्रिक ब्रिक किसने किसने दी थी जी? कौन आदमी था जिसने ये ब्रिक्स का जो टर्म दिया था, वर्ड दिया था ब्रिक का? 2001 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओ नील नाम के। इन्होंने ये टर्म दी थी ब्रिक नाम की। पहले इसमें 4 ही कंट्री हुआ करते थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो ये 2001 में टर्म दी थी, और ये ग्रुपिंग की जो फॉर्मलाइज्ड हुआ था, मतलब बन के तैयार हुआ था, और इनके फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग होने लगी वो 2006 से हुई, पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग। और फिर 2010 में एक कंट्री और बना लिया इसमें, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स से बन गया ब्रिक्स, एस और लग गया जी, एस का मतलब साउथ अफ्रीका। इसकी जो चेयरमैनशिप होती है, ब्रिक्स का जो अध्यक्ष होता है वो बारी बारी से होता है जी, इसके एक्रोनिम के साथ। जैसे ब्रिक्स है, पहले ब्राज़ील मान लो चेयरमैन है, फिर नेक्स्ट बनेगा जी रसिया, फिर इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील। ऐसे इसकी मेंबरशिप एनुअली रोटेट होती रहती है, एक साल ब्राज़ील तो दूसरे साल रसिया, ऐसे चलता रहता है इनमें। इसका कोऑपरेशन मैकेनिज्म क्या है जी? देखो, ये कोऑपरेशन चाहते हैं 3 तरीके से। ब्रिक्स 3 तरीके की डिप्लोमेसी करता है, जिसको बोलते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2, ट्रैक 3। मैकेनिज्म बोलो या डिप्लोमेसी। ट्रैक 1 का मतलब ये है कि ब्रिक्स के जितने कंट्रीज़ हैं उनकी नेशनल गवर्नमेंट एक साथ आएंगे और वो कुछ भी आपस में इंगेजमेंट करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, समझौता करेंगे। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का मतलब है कि नेशनल गवर्नमेंट नहीं, देखो नेशनल गवर्नमेंट में तो आगे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आके रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रैक 2 में जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया जी, कोई भी मान लो इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन या स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज है या प्राइवेट मतलब पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, कोई बिजनेस काउंसिल है, वो रिप्रेजेंट करेंगे इसमें दो, जैसे सब सारी कंट्रियों के। ये ट्रैक 2 बोलते हैं, जिसे ट्रैक 2 मैकेनिज्म। और ट्रैक 3 बोलते हैं जब इन सब कंट्रियों की मान लो सिविल सोसाइटी या पीपल टू पीपल इंगेजमेंट हो। ब्रिक्स के जी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना से सबके पीपल आएँ, लोग आएँ, आपस में पार्टिसिपेशन करें, एग्रीमेंट करें, इनमें क्या जी प्रमोशन हो, इंगेजमेंट हो, सिविल सोसाइटी आए, आपस में पार्टिसिपेट करें, किसी मान लो इवेंट में पार्टिसिपेट करें, तो ये ट्रैक 3 हो जाता है। इंडिया और ब्रिक्स का क्या संबंध है? इंडिया को क्या फ़ायदा है ब्रिक्स से? इंडिया को ये जी, इंडिया देखता है ब्रिक्स को एज ए वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। पूरे ग्लोबल साउथ के लिए, ग्लोबल साउथ का मतलब है कि जो साउथ एशिया है, और ये साउथ का यहाँ पे मतलब है कि डेवलपिंग कंट्रीज़। साउथ का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए पूरे ग्लोब में डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक वॉइस है, एक आवाज़ है ब्रिक्स, कि उनकी आवाज़ को आगे लेके आ सकता है। नेक्स्ट इंडिया का ये है कि अगर विद द रेजिंग चैलेंजेस ऑन द इशू फ्रॉम WTO टू क्लाइमेट चेंज। WTO में आपको पता है इशू चलते रहते हैं इंडिया और WTO के। इंडिया चाहता है कि सर्विस जो है जी, ट्रिप्स एक इसका एग्रीमेंट है, उसमें सर्विस को भी इंक्लूड किया जाए, लेकिन ट्रिप्स में सिर्फ गुड्स इंक्लूड की जाती हैं WTO में। तो ये UPSC ने देखो आपका 2020 में क्वेश्चन भी पूछा था ट्रिप्स रिलेटेड, उसमें सिर्फ गुड्स इंक्लूडेड होती हैं, सर्विस नहीं होती है। और एक स्टेटमेंट आप निकाल देते कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों दिया था कि ट्रिप्स इंक्लूड गुड्स एंड सर्विसेज, और ये स्टेटमेंट गलत थी, इसको निकालती आपका आंसर आ जाता। तो ये सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करता है, WTO के साथ चलता रहता है। और भी विवाद है जी बहुत सारे, एक ये डिस्प्यूट है जो मैं बता रहा हूँ कि सर्विस को लेके चलता रहता है, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चलते रहते हैं। तो ब्रिक्स क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अहम रोल, मेजर रोल प्ले कर सकता है। और क्या काम कर सकता है इंडिया के लिए? ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्टेप लेने के लिए काम कर सकता है, और इंडिया को ये स्टेप मेजर्स लेने के लिए बहुत ही नेसेसरी है कि आतंकवाद को ख़त्म किया जाए पूरे वर्ल्ड वाइड और इंडिया के अराउंड भी। तो इसलिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। आज के टॉपिक यही थे, अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज। ये बहुत बार न्यूज़ में रहा है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज। पहले 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था आपका बारहसिंगा पे, स्वैम्प डियर भी बोलते हैं जी, बारहसिंगा। इसके बारहसिंगा इसलिए बोलते हैं, स्वैम्प डियर होता है, स्वैम्प डियर भी बोलते हैं, या बारहसिंगा बोल लो आप, क्योंकि 12 सींग होते हैं इसके। सींग को बोलते हैं इंग्लिश में हॉर्न।
ये बारहसिंगा के बारे में पूछा था। तो अब पूरे सालों साल न्यूज़ में रहा है और हर बार वैसे न्यूज़ में ही रहता है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज। हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वैसे इतना जो न्यूज़ में रहता है उससे पूछता नहीं है यूपीएससी, उससे पूछता है जो एक दो बार न्यूज़ में आया है। तो आपको बतानी है स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है इसके बारे में अगर आपको पता है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज, एक सींग वाला गेंडा भी बोलते हैं इसको। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज इज नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें पाया जाता है, उसका नेटिव है, मूल निवासी है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है क्या, आईयूसीएन की में। आईयूसीएन क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बहुत बार हमने पढ़ा है, स्पेशल लेक्चर भी लिया हुआ है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज की इस नेशनल पार्क में है क्या, आपको बताना है। इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। पहली है जी, दूसरी स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, 1 3 2 3 या 1 2। देखो जी, दूसरी गलत है, तीसरी भी गलत है, क्योंकि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं बल्कि वनरेबल कैटेगरी में आता है, तो ये गलत हो जाता है। तीसरा इसलिए गलत है, देखो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है वन हॉर्न राइनोज की, सबसे ज़्यादा, लेकिन डेनिस्टी इसमें ज़्यादा नहीं है। डेनिस्टी है किसमें, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है, असम में, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी असम में। तो दोनों गलत हैं, दूसरा और तीसरा, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये देख सकते हो, ये क्यूट सा आपको जानवर दिखाई दे रहा है, वन हॉर्न राइनो, किसका एक सींग होता है नाक के ऊपर, इसलिए वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गेंडा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है अपना 8 डिग्री चैनल, किस किस को सेपरेट करता है, डिवाइड करता है, विभाजित करता है। इंडिया, श्रीलंका, मिनिकॉय, मालदीव, काल्पनी, मिनिकॉय, अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड। ये हमने कई बार अपने पढ़ा था जी अपने लेक्चर में ही। ये मिनिकॉय आइलैंड है जी, किसका, आपका जो लक्षद्वीप आइलैंड है, इंडिया का ही टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, उसी का पार्ट है मिनिकॉय और मालदीव कंट्री है, उसको सेपरेट करता है। 8 डिग्री चैनल का मतलब है 8 डिग्री पे जो लैटिट्यूड है वो लैटिट्यूड। इस वर्ल्ड मैप को देखो आप, इस पे देखो, ये है अपना हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान, इसके साइड में ये मालदीव आपको दिखाई दे रहा है, ये है लक्षद्वीप अपना प्यारा सा, यहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड, और ये आइलैंड है जी, जो आइलैंड ये मिनिकॉय और ये मालदीव, इसके बीच में जो यहाँ से निकलता है ये लगभग यहाँ पे ये 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री लैटिट्यूड है, 8 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड डिवाइड करता है मिनिकॉय आइलैंड को और मालदीव जो कंट्री है इसको, तो ये याद रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ गया, इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, मिनिकॉय और मालदीव को सेपरेट करता है। नेक्स्ट बताना नैनो यूरिया लिक्विड क्या होता है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इसके लिए स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ा था हमने ये। नैनो यूरिया लिक्विड जो होता है इसमें न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी हाई होती है, मतलब ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, कन्वेंशनल जो यूरिया होता है उससे ज़्यादा होते हैं। लॉन्ग रन का मतलब है कि लंबी अवधि के लिए, लंबे समय के लिए नैनो यूरिया लिक्विड क्या करता है, जो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है सॉइल में से, नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस होती है जी, ग्रीन हाउस गैस, जो रिलीज होती है सॉइल में से, मिट्टी में से या एयर में से, वाटर बॉडीज़ में से, इसका इमिशन रिड्यूस कर देता है अगर नैनो यूरिया लिक्विड एग्रीकल्चर में, खेत में, फील्ड में यूज किया जाए तो। इट इम्प्रूव्स यील्ड, इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, उत्पादकता, बायोमास, सॉइल हेल्थ और न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी जो प्रोड्यूस की इससे इंक्रीज होती है नैनो यूरिया लिक्विड से। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ, डी करेक्ट है। कौन सा सही है, डी, 1 2 3 सारे के सारे ही करेक्ट हैं। ये कन्वेंशनल यूरिया होता है, उसमें भी नाइट्रोजन होता है, हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको बताना है इनमें से कौन से लिटरेचर हैं, कौन से ऐसा लिटरेचर है, ये बुक्स लिखी हुई हैं जी, लिटरेचर हैं जो जैन कम्युनिटी से यानी कि जैन धर्म से संबंध नहीं रखती, वो बताना आपको, नॉट पार्ट ऑफ जैन लिटरेचर। कल्पसूत्र, सूत्रा कीर्तंगा, थैरी घाटा या अकारंगा सूत्र, ये बताना है कौन सा जैन धर्म से रिलेटेड नहीं है। इसका आंसर है सी, थेरी घाटा जैन से नहीं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जी, एक बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको बताना है ये मंडू आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट बतानी है कौन सी है। ये मंडू एक
फाइन एग्जाम्पल है आर्किटेक्चरल अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। मंडू क्या है, एक इन्वायरमेंट के रिलेटेड, जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई। ये एक सबसे अच्छा मतलब एक फाइन एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, मंडू, जो जगह एक जगह है जी एमपी में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बता रहा है कि जहाज महल, एक महल है जी जहाज महल, उस जहाज महल को ये 2 स्टोरे एक शिप पैलेस है। जहाज कहने का मतलब ये है, ये 2 रिजर्वेयर हैं, 2 रिजर्वेयर वाटर बॉडी हैं जी, 2 वाटर बॉडी, उनके बीच में जहाज महल बनाया गया है। ये जहाज महल 2 स्टोरे, मतलब 2 स्टोरे का मतलब है 2 फ्लोर, 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है इसमें जहाज महल में। और ये जिसने बनवाया था, सुल्तान घियासुद्दीन खिलजी, इसने बनवाया था। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इनमें से, पहला, दूसरा, दूसरा या दोनों सही दोनों गलत। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी आंसर हो जाएगा। जहाज महल घियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। 2 स्टोरे शिप पैलेस है ये, मतलब 2 फ्लोर हैं इसमें। और मंडू एक फाइन एग्जाम्पल है अडेप्टेशन का टू द इन्वायरमेंट, ये एमपी में है जी। तो ये था इस क्वेश्चन में, सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नहीं जी, आज यही क्वेश्चन थे, तो आज का लेक्चर समाप्त।